मेरी तरफ से प्रणाम, नमन है। सबसे पहले मैं परवाइन पार्टनर्स के इस ग्रेट मंच को, इस शैक्षिक मंच को प्रणाम करना चाहूँगा। साथियों, इस नाचीज को अशोक वाजपेयी कहते हैं। मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट लखनऊ में वकालत करता हूँ और ये खूबसूरत परवाइन सिस्टम को देने वाले इस मंच में मौजूद हैं। हमारे चैम्बर से ही हैं मिस्टर एसपी गुप्ता एडवोकेट, जो हाई कोर्ट लखनऊ में हमारे साथ ही वकालत करते हैं, और लखनऊ टीम के अगुआ मिस्टर रामप्रीत सर जी। दोनों लोगों ने उस समय मुझे ये बताया था जब मैं कोर्ट से उस दिन का काम करके वापस आ रहा था। किसी तरह से 2 हफ्ते के लिए कोर्ट खुल गई थी, नहीं कोरोना की वजह से बहुत लंबे समय से कोर्ट बंद चल रही थी, कोई काम नहीं हो रहा था। और जैसे ही कार में बैठ के रामप्रीत सर जी ने बताना शुरू किया, वैसे न जाने कहाँ से 3 क्लाइंट मेरे घर पहुंच गए। हालांकि उस दौरान कोई क्लाइंट आता नहीं था और उन्होंने मुझसे जानना चाहा कि मैं कितनी देर में घर पहुंचूंगा। तो क्योंकि उन लोगों को वापस अपने घर भी जाना था, तो मैंने रामप्रीत सर जी से निवेदन किया कि सर, इस समय तो मुझे जाना होगा, आप बाद में आके मुझे बता दीजिएगा। अगले दिन आके रामप्रीत सर जी ने मुझे बताया। मैं इस बात को कई बार बता चुका हूँ, उसको ज्यादा दोहराऊंगा नहीं। बस इतना कहूंगा कि रामप्रीत सर जी जब बता रहे थे प्लान को, तो मेरा मन नहीं लग रहा था। उसका कारण ये था कि इस तरह के काम में मेरी जरा से भी रुचि नहीं थी, और न मेरे पास समय रहता था। समय बिल्कुल नहीं था, आज भी समय नहीं रहता है। मैं लेकिन परवाइन से इतनी मोहब्बत हो गई है कि मैं ज्यादातर मीटिंग में पहुंच ही जाता हूँ। काम करते करते भी मीटिंग को भी सुनता रहता हूँ, अपना काम भी निपटाता रहता हूँ। तो जब ये रामप्रीत सर जी चले गए, तो पता नहीं मेरे अंदर एक तरह से बेचैनी होने लगी। और क्योंकि समय बहुत हो गया, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस नट शेल में अपनी बात रखना चाहूंगा। फिर मैंने तुरंत ही जिस पेपर पे रामप्रीत सर जी प्लान दिखा रहे थे, वहीं टेबल पे रखा हुआ था, उसको उठा के मैंने देखा, उसमें परवान इंटरनेशनल लिखा हुआ था। और मैं ऑनलाइन जाके जहां से भी मुझे परवाइन के बारे में जो भी नॉलेज मिल सकती थी, वो मैंने सब गैदर की। और तमाम मैं एक्ट्स मैंने देखे, तमाम रूल्स मैंने देखे जो इस बिजनेस से संबंधित हो सकते थे। और मैं हर जगह से मैंने जानकारी इकट्ठा की, गैदर की, जहां से मुझे इसके बारे में जानकारी मिल सकती थी। और मैंने पाया ये तो बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है, बहुत साफ सुथरा काम है, और प्योरली लीगल है। कहीं से भी इसमें कोई ऐसा काम नहीं करते जो कि भारतीय कानूनों के खिलाफ हो, या हम उनका वायलेशन करते हो, उल्लंघन करते हो, इंफ्रिंज होते हो कोई भी कानून। तो मैं इसको, इस बात को इस तरह से कह सकता हूँ, इसलिए भी कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने बहुत सारे एक्ट्स, बहुत सारे जजमेंट्स, जो हमारे देश के ही नहीं वरना फॉरेन कंट्रीज के जजमेंट थे, और तमाम सारे जजमेंट्स में करेंसी क्या होती है, पेट्रो करेंसी क्या होती है, डिजिटल करेंसी क्या होती है, ये सब चीजें डिस्कस की गई थी, बताई गई थी। वर्चुअल करेंसी क्या होती है, और क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, इनके एसेट्स क्या होते हैं, तमाम सारे क्वाइंस का भी जिक्र उसमें आया। लाइट क्वाइंस का, बिटकॉइंस का, बीबीक्यू कॉइंस का, डोजी कॉइंस का, तरह तरह के कॉइंस का। और फिर मैंने ये पाया, इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि ये तो बहुत पाक साफ सिस्टम है, और परोपकार करने वाला सिस्टम है। हम जिसको इसको बताएंगे, जिसके दरवाजे पे परलवाइन को हम लेके जाएंगे और वो इससे जुड़ेगा, यानी उसके घर आंगन में हम एक कल्प वृक्ष का बीज रोपित करते हैं। जैसे वो बीज अंकुरित होगा, बढ़ेगा, उस घर में खुशियां आती जाएंगी, उस घर में संपन्नता आ जाएगी, उस घर से जो पैसों का अभाव है वो दूर होता जाएगा। तो बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है। और लीगल है, वो मैंने क्यों जाना, कैसे जाना, हालांकि मैं कई बार रख चुका हूं, लेकिन चूंकि मुझे वही बोलने को यहाँ पे आदेशित किया गया है कि, हालांकि मैं आज कुछ और कहना चाहता था, लेकिन अब लीगलिटी के बारे में ही चूंकि मुझे आदेशित किया गया है, तो मैं जरूर रखना चाहूंगा। इसमें मैंने कई सारे एक्ट्स पढ़े, उनका नाम मैं रखना चाहूंगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हुआ, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट हुआ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तमाम सारे सेक्शंस हैं, कंपनी एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है। हालांकि पार्टनरशिप एक्ट की बहुत ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं थी। और आर्टिकल 19(1) जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वो देखा।
और इसमें थोड़ा सा संक्षेप में मैं वही बात, क्योंकि मुझे आदेशित किया गया है कि मैं वही चीज मुझे बताना है, कानूनी पक्ष ही बताना है, तो मैं रखना चाहूंगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है, उसको हमेशा ये आशंका रहती थी कि ये जो वर्चुअल में काम हो रहा है, ये ऑनलाइन काम हो रहा है, क्रिप्टो में काम हो रहा है, जिसको हम इंटरनेट करेंसी कह सकते हैं, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे कहीं कोई ऐसा कुछ ना कर दे कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था पे कोई नुकसान पहुंच जाए। जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, उसको ना नुकसान हो, और धीरे धीरे कहीं हमारे बैंक बैंक खत्म ही ना होने लगे। तो और इसमें जो तमाम रिस्क थे काम करने के, इसके बारे में उसको बहुत आशंका रहती थी। वो बार बार इस चीज को उठाता रहता था, बताता रहता था, जाहिर करता रहता था, और इसमें तमाम वो नोटिंग करता रहता था, और पब्लिश्ड न्यूज़पेपर में भी हम लोगों को आगाह करता रहता था। तो 6 अप्रैल 2018 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी कर दिया था, और सर्कुलर में दो प्रतिबंध लगा दिए थे। पहला प्रतिबंध ये लगाया है कि जो लोग वर्चुअल करेंसी में काम कर रहे हैं वो काम करना बंद करें, इस वर्चुअल करेंसी में कोई डीलिंग न करें, और वर्चुअल करेंसी से संबंधित कोई सेवा किसी कंपनी को, किसी संस्था को बिल्कुल न दें, बंद कर दें। और बैंकों के लिए कहा कि कोई भी सेवा जो जो भी व्यक्ति, जो संस्था वर्चुअल करेंसी में काम कर रही हो, उनको उपलब्ध ना करावे, सारी सेवाएं बंद कर दें। और दूसरा जो प्रतिबंध लगाया कि ऐसे लोगों से जो वर्चुअल करेंसी में काम कर रहे हो, सारे रिलेशन समाप्त कर दें, सारे बैंक सारे रिलेशन समाप्त कर दें। तो चूंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है, और जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम हैं उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिक्टेट, जो भी कमांड्स, जो भी ऑर्डर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देती है, उसको मानना ही मानना होता है। तो जो तमाम सारे बैंक थे जिसमें लोगों का पैसा जमा हुआ था, वर्चुअल करेंसी के काम करने जो खाते थे, उसको सारे बैंकों ने फ्रीज कर दिया। लोगों का सारा लेन देन रुक गया, सब बाधित हो गया, सारा काम धंधा उनका रुक गया, कोई काम धंधा हो कर ही नहीं पा रहे थे। तो इससे बहुत परेशान हुए, सब लोग बहुत परेशान हो गए। तो वो लोग जो जो अ, इस तरह का काम कर रहे थे, ऑनलाइन क्रिप्टो एसेट्स और एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को रन करा रहे थे, और जो शेयर होल्डर्स और फाउंडर्स थे, उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया है, इनके जो व्यापारी थे, ट्रेडर्स थे। और दूसरा ग्रुप ये बना कि तमाम लोग जो इस तरह से काम कर रहे थे, इंडिविजुअल काम कर रहे थे, तो उन लोगों ने पेटिशंस फाइल की अपने ग्रुप बना के। दो पेटिशंस फाइल हुई, और जो इंडिविजुअली ग्रुप था उसका नाम इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन। तो दोनों लोगों ने अलग अलग पेटिशन फाइल की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और इसमें तमाम बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई, बहुत चीजें रखी गई, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। अगर सारी रिपोर्ट्स को मैं रखूंगा, कम से कम मुझे 5-6 घंटे कम से कम समय चाहिए होगा, क्योंकि समय भी बहुत हो गया। मैं सारी रिपोर्ट्स नहीं रख कोई रिपोर्ट्स नहीं रखूंगा, बस इतना कहूंगा कि ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आशंका थी, और जितनी सारी रिपोर्ट थी, एफएटीएफ की रिपोर्ट थी, और भी इंस्टीट्यूशंस की, ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट थी, वो सबको सुप्रीम कोर्ट ने अपने विस्तृत जजमेंट में, जो 180 पेज का जजमेंट है, उसमें माइन्यूट से माइन्यूट चीजों को उसने देखा और ऑब्जर्व किया, डील किया, और अपना जजमेंट दिया, अपनी फाइंडिंग दी। कंक्लूजन पे, ऐसे कंक्लूजन पे क्यों पहुंच रहे हैं, ये सब भी पूरा डिस्कस किया है। और देश विदेश के जितने भी इस तरह की करेंसीज पे जजमेंट थे, वो सब साइट किए हैं। जितने भी कॉइन्स के बारे में जजमेंट थे, वो सब साइट्स किए हैं, डील किए हैं। और जितना आ, आ, इसके एसेट्स के बारे में था, वो सब, और जो विदेशों में भी करेंसी की डेफिनेशंस है, वो सारी, हर देश में करेंसी की डेफिनेशंस कुछ थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। तो सब कुछ देखने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ये आशंका थी, जो उसमें रिस्क हो सकता है, ऐसा हो सकता है, टेरर फंडिंग हो सकती है, और मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, तमाम तरह की जो उसकी आशंकाएं थी कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम चौपट हो जाएगा, उस पर ये लोग हावी हो जाएंगे, और क्रिमिनल्स इसमें बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। और जो उनकी आशंकाएं थी, हालांकि क्रिमिनल्स वाली उसमें कुछ
टेररिस्ट वगैरह पकड़े भी गए थे। एक अली शुक्री अमीन नाम का आदमी पकड़ा गया था, उसने कन्फेस भी किया था कि टेरर फंडिंग में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें हम कैसे ट्रेनिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो रिपोर्ट्स, उसका कन्फेशन बहुत लंबा है क्योंकि समय बहुत कम बचा है, लेकिन मैं ऐसे ही बताना चाहूँगा, बिना उसको पढ़े हुए, बिना उस पर गए हुए अपनी भाषा में बात रखूंगा। तो ये सब कुछ आशंकाएं सही भी पाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ बहस सुनने के बाद, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के काउंसिल को बहस सुनने के बाद, यूनियन ऑफ इंडिया के काउंसिल को सुना, पिटिशनर्स के काउंसिल को सुना, और पक्ष विपक्ष की सारी दलीलों, सारे बातों को, जितने भी डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए थे, जितनी रिपोर्ट्स पेश की गई थी, वो सब देखा, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है डिजिटलीकरण की वो भी देखा। तो अंत में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि जो आशंका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, वो बिल्कुल निर्मूल है, बेबुनियाद है, और 6 अप्रैल 2018 का जो सर्कुलर था उसको निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया, सेट असाइड कर दिया। बहुत खुशियां छा गईं। और सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ के भी कहा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ये सब बातें कही हैं बिल्कुल बेबुनियाद हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आदेशित किया कि वो बिना किसी देरी के उन सारे बैंकों को एक डायरेक्शंस जारी करे, निर्गत करे, जिन लोगों ने लोगों का पैसा जो है फॉरफिट कर रखा है, उनको पैसा वापस लौटाने के लिए तुरंत आदेशित करे, डायरेक्शंस जारी करे, निर्देशित करे। और यही नहीं, आगे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों का पैसा फॉरफिट हुआ है, जिनके अकाउंट्स फॉरफिट किए गए हैं, उनको तुरंत अकाउंट को बहाल किया जाए और उनके सारे पैसे वापस किए जाएं बिना किसी देरी के। और जितने दिन तक उनका पैसा जब्त रहा है, बैंकों में रहा है, तो जो मार्केट वैल्यू थी, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था उस समय का, वो इंटरेस्ट सहित वापस किया जाए, इंटरेस्ट सहित वापस किया जाए। तो इसमें बहुत सारा पैसा लोगों का जमा था, इतना सारा पैसा जमा था कि एक अकेला जो पिटिशनर नंबर 6 था, डीसीडीएम इंटरनेट लैब प्राइवेट लिमिटेड, ये पिटिशनर नंबर 6 था, तो इनका अकेले 12,36,36,667 रुपए 83 पैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्ली ब्रांच मुंबई में ये जमा था। आप सोच सकते हैं, अकेले का 12 करोड़ था, तो बहुत सारे लोगों को पैसा था, तो कितना पैसा रहा होगा जो फ्रीज किया गया रहा होगा। तो ये जब मैंने देखा, इस जजमेंट को भी पढ़ा, हालांकि ये परलवाइन पे नहीं था, मेनली वो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे था, लेकिन ये जो वर्चुअल करेंसी है, ये सब उसमें परलवाइन का नाम नहीं आया, लेकिन मिंट का नाम आया है। और संतोषी मोटो नाका जो बिटकॉइंस के वो थे, एक वाइट लेटर लिखा था, तो उसी में नाम आया था। तो वहीं से ये पता चला था कि इस नाम के व्यक्ति ने ही क्रिप्टो, ये बिटकॉइन को ईजाद किया है। हालांकि उसके बाद उसके बारे में कहीं कहीं भी कुछ नहीं आया है। तो वो जजमेंट जब मैंने पढ़ा तो पाया कि ये तो बहुत अच्छा काम है, इसको जरूर करना चाहिए, प्योरली लीगल है। और क्यों लीगल है, इस पे भी मैं थोड़ा सा रखना चाहूंगा। इसलिए भी लीगल है कि परलवाइन ने अपनी साइट में खुद ही लिख रखा है, परलवाइन ट्रांजैक्शन टू इंडिया लिख रखा है, जिसमें लिखा है परलवाइन ने कि परलवाइन प्रोसेसेस ट्रांजैक्शन टू इंडिया परसुएंट टू आरडीए। आरडीए क्या है? रुपीज डाइंग अरेंजमेंट। आरडीए ये रुपीज डाइंग अरेंजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि ओवरसीज फॉरेन करेंसी वो रिसीव की जाती है विदेशों से, जो क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज होता है उससे। और ये दो तरह से इसमें एक्सचेंज होता है, दो सिस्टम काम करते हैं। और आरबीआई हैज डेवलप्ड ए सिस्टम वेयर बाई रुपी डाइंग अरेंजमेंट ट्रांजेक्शन कैन बी फैसिलिटेटेड सॉरी सर, अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इसकी एप्लीकेबिलिटी है इस एक्ट की। अथराइज्ड डीलर्स और अथराइज्ड बैंक्स कैन एंटर इनटू नॉन रेजिडेंट एक्सचेंज हाउस फॉर कैरिंग आउट सच ट्रांजैक्शंस एंड अरेंजमेंट्स। यानी सीमा पार से, यानी विदेश से भारत में जो प्रेषण के सामान्य चैनलों के ऊपर और परे आने वाले रेमिटेंस, जो रेमिटेंस वहां से प्राप्त होते हैं, उनके लिए दो चैनल हैं, आरडीए और एमटीएसएस। एमटीएसएस को मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम्स, यानी हिंदी में इसको धन अंतरण सेवा योजना कह सकते हैं। इन्हीं दो, उसके द्वारा हमारे देश में पैसा वापस आता है। ये डीपी क्या है? डीपी जो है एक तरह से अमेरिकन डॉलर है, यूएसडी है, फॉरेन करेंसी है।
तो डीपी का जो एक्सचेंज हम लोग लेते हैं केवाईसी करके बैंक के थ्रू, तो उसमें आरडीए का इस्तेमाल होता है। दो तरह से आता है पैसा, एक आरडीए की, उससे एक एमटीएसएस के। एमटीएसएस में जो प्राइवेट ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अगर भेजता है तो एमटीएसएस के द्वारा, और चूंकि यहाँ पे आरडीए का ही इस्तेमाल होता है परलवाइन में, इसलिए यहाँ पे आरडीए का ही जिक्र करना ज्यादा मुनासिब होगा। और बैंक बैंक के द्वारा भी आता है और पोस्टल के भी द्वारा आता है। चूंकि आरडी यहाँ परलवाइन में बैंक का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए बैंक, सॉरी, पोस्टल का कोई जिक्र नहीं है कि पोस्टल के द्वारा नहीं आता, बैंक की सर्विस के द्वारा ही आता है, इसलिए आरडीए का ही यहाँ पे। तो अब नटशेल में ये इतना समझना है इसमें कि जो ये लीगल क्यों है, कि विदेशी मुद्रा है ये डॉलर पी, तो इसके जो हम आईएनआर में कन्वर्जन लेते हैं, अपने बैंक में लेते हैं, तो इसमें आरडीए और तमाम सारी और एजेंसियां भी शामिल होती हैं। वो पैनी निगाह रखती हैं कि कहाँ का पैसा है, कैसा पैसा है, नंबर 2 का तो नहीं है, नंबर 1 का। तो ट्राई स्क्रूटिनी करते हैं, वो पूरा विजिल करते हैं कि कहाँ से कैसा पैसा है। और तब जाके जब हर तरह से जब मुतमईन हो जाते हैं कि ये पाक साफ पैसा है, इस बिजनेस का इस थ्रू से आ रहा है, ये इस चैनल से आ रहा है, तब कहीं जाके हमारे अकाउंट में ये पहुंचता है। इसीलिए आप लोगों ने तमाम बार केवाईसी करने के बाद ये पैसा लिया होगा, तो पहली बार जब आप एप्लीकेशन लगाते हैं ज्यादा समय लग जाता है, बहुत समय लग जाता है, क्योंकि पहली बार सारी जांच होती है, तो उसमें समय लगता है। उसके बाद जो है जांच जो है होती है, लेकिन उतना समय नहीं लगता, क्योंकि एक बार ओके हो चुका रहता है, तो बस फौरी तौर पे देख लिया जाता है कहीं गलत रास्ते का तो वही पैसा है, बस उतने से हमारे यहाँ आ जाते हैं, एक्सचेंजर के थ्रू आ जाते हैं। हमारा परवाइन सिस्टम एक्सचेंजर को सहायता लेता है, एक्सचेंजर उसने इसीलिए बना रखे हैं, कुछ इंडिया में है, कुछ बाहर है। ये परवाइन का वो है कि किस एक्सचेंजर को, जो नजदीकी एक्सचेंजर होता है, जिस बैंक में आपने एप्लीकेशन लगाई है, तो उस एक्सचेंजर की सहायता लेती है, और बैंक जो है अपना खर्चा भी लेता है। इससे भी ये पूरी तरह से यह है कि लीगल है, कानून के दायरे में सारा काम हो रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व है, लेन देन में, उसकी उसमें काम करके वो हमारे अकाउंट तक पैसा पहुंचा देती है। अगर ये गैर कानूनी काम होता तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कभी भी इसमें इन्वॉल्व न होती, हमारे बैंक कभी भी इन्वॉल्व न होते, क्योंकि हम आप तो गलत काम कर सकते हैं अपने फौरी फायदे के लिए या अनजाने में कर सकते हैं, लेकिन बैंक क्यों करेगी, उसका क्या फायदा है। अगर बैंक करेगी भी, जानबूझ के करेगी, तो तमाम स्क्रूटनी होती है, उसको अपना हिसाब किताब लेन देन का सारा ब्यौरा देना पड़ता है, तो वो छिपा नहीं सकती है। और फिर एक व्यक्ति का हो तो छिपा ले, 2 व्यक्ति का हो छिपा ले, लाखों लोगों की एप्लीकेशन जाती है, तो बैंक छिपा नहीं सकती है, गलत काम नहीं कर सकती है। तो इससे भी पूरा तरह साबित होता था कि ये पूरी तरह से लीगल है, लीगल है, लीगल है। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने तो बिल्कुल साफ ही कर दिया कि लीगल है, 4 मार्च 2020 का जो जजमेंट आया था। और एक चीज और, लोग कहते हैं कि इसमें इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, और मनी सर्कुलेट करके, मनी सर्कुलेशन करके ये पैसा दिया जा रहा है, तो जो कि गैर कानूनी है। बिल्कुल मनी सर्कुलेशन गैर कानूनी है, लेकिन क्या देखते हैं क्या परलवाइन में मनी सर्कुलेशन हो रहा है? तो पहले तो ये जानते हैं मनी सर्कुलेशन होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में, कानूनी पेचीदी भरे जटिल टर्मिनोलॉजी में जाके सिंपली हम समझने की कोशिश करें कि मनी सर्कुलेशन होता क्या है। जब कोई सिस्टम, जब कोई फर्म, जब कोई कंपनी, जब कोई इस्टेब्लिशमेंट अपने मेंबर्स को, अपने एम्प्लॉयज को, अपने कस्टमर को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने प्रमोटर्स को क्विक मनी या इजी मनी देने का प्रॉमिस करती है, तो ये कहा जाता है कि मनी सर्कुलेशन का अपराध हो रहा है। और इसमें अगर टाइम जुड़ जाए, कितने समय में हम इसको दे देंगे, 6 महीने में दुगना कर देंगे, तिगुना कर देंगे, तो और पक्का हो जाता है कि मनी सर्कुलेशन हो रहा है। अब आइए देखते हैं, क्या परलवाइन ने कहीं ऐसा कोई वादा किया है? हमारे इस परलवाइन के प्लान में, हमारे इस परलवाइन के नोटिफिकेशन में क्या ऐसा कोई वादा किया गया है? साथियों, कहीं भी हम लोग नहीं पाएंगे कि ऐसा कोई प्रॉमिस परलवाइन ने किया है। उल्टा परलवाइन ने तो लिख रखा है, खुले शब्दों में लिख रखा है कि अपने हानि लाभ का
जिम्मेदार हम स्वयं ही हैं। न कोई एजेंट, न कोई अपलाइन, न कोई डाउनलाइन, यहाँ तक कि कोई भी यूट्यूबर्स तक को भी इससे बाहर कर दिया है कि वो भी जिम्मेदार नहीं है किसी तरह से। तो परलवाइन तो मना कर रखा है, कहीं कोई प्रॉमिस है ही नहीं है, तो मनी सर्कुलेशन तो हो ही नहीं रहा है। अब आइए उस पर देख लेते हैं। जो हमारा ऑटो पूल के रकम आती है, जब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर जब हमारी मैट 4 के मैट्रिक्स बनती है, तो 8 राउंड में जो ऑटो पूल की रकम परलवाइन हमें देता है ग्लोबल वर्किंग के उस पे, तो क्या उसमें क्या मनी सर्कुलेशन हो रहा है? उसमें भी नहीं हो रहा है। परलवाइन ने कहीं न कहीं ने किसी भी जगह नहीं कह रखा है कि कब ये आपको पैसा मिलेगा, कितने समय बाद मिलेगा। तो यहाँ भी मनी सर्कुलेशन नहीं है, और परलवाइन सिस्टम कह भी नहीं सकता है। वो इसलिए कि परलवाइन सिस्टम को तो खुद भी नहीं मालूम है कि आज नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने होंगे, कल कितने खाते खुलेंगे, परसों कितने खाते खुलेंगे, कब किसकी 4 के मैट्रिक्स कब बनेगी। जब उसको खुद ही नहीं मालूम है तो कैसे कह सकता है? ये बहुत अच्छा हो गया कि इस तरह से हमारा सिस्टम का प्लान बना। हमारे सिस्टम की जो नोटिफिकेशन, हमारे सिस्टम की कई बातें हमारे भारतीय कानूनों का कहीं भी उल्लंघन नहीं कर रही हैं, किसी भी तरह से लेश मात्र भी उल्लंघन नहीं कर रही, कोई वायलेशन नहीं हो रहा है, कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो रहा है, कहीं से नहीं हो रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि इंडियन कानून का ही नहीं, दुनिया भर के जितने देश हैं, किसी भी देश के कानून का कोई उल्लंघन परलवाइन बिजनेस में नहीं हो रहा, क्योंकि ये ग्लोबल बिजनेस है। इंडिया के बाहर भी तमाम सारे कंट्रीज में 156 प्लस कंट्रीज में ये बिजनेस शान से रन कर रहा है। किसी भी कंट्री का कोई भी जो कानून है उसका वायलेशन नहीं हो रहा है। अब आप ये कहेंगे क्या मैंने सारे देशों के कानून पढ़े हैं? जी, मैंने सारे देशों के कानून नहीं पढ़े हैं, लेकिन हाँ, जो कानून बनाए जाते हैं, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे बाहर का हो, अमेरिका का हो, ब्रिटेन का हो, फ्रांस का हो, जर्मनी का हो, किसी भी कंट्री का हो, वो बेस्ड होते हैं लीगल जूरिस्प्रूडेंस पर। तो लीगल जूरिस्प्रूडेंस के जो फंडामेंटल्स हैं उन पे बेस्ड होते हैं। तो उन फंडामेंटल्स की मुझे जानकारी है, इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि किसी भी कंट्री के कानून का उल्लंघन परलवाइन बिजनेस कहीं भी नहीं करता। न ये मनी सर्कुलेशन है, न कोई चिट फंड स्कीम यहाँ चलती है, न कोई पिरामिड स्कीम है, और कहीं से भी किसी तरह का उल्लंघन नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि मनी लॉन्ड्रिंग भी नहीं हो रहा है कि यहाँ पे हम नंबर 2 पैसा नंबर 1 कर रहे हों। हर चीज से यहाँ पे हम लोग दूर हैं। तो बिल्कुल विश्वास रखिए, मैंने चूंकि स्टडी की है इसमें, और दूर से जरूर लगता है कि ये पिरामिड स्कीम भी हो सकती है, मनी सर्कुलेशन भी हो सकता है, ये पोंजी स्कीम भी हो सकती है, लेकिन अगर हम डीपली जाएंगे तो ये पाएंगे यहाँ पे ऐसा कुछ काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा इस तरह का। बिल्कुल ये पाक साफ काम है, पाक साफ काम है। हम लोग बिना किसी शक शुबा के इसको आराम से कर सकते हैं, निडर होके कर सकते हैं। किसी भी तरह का कानून का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है, और बहुत पाक साफ, बहुत पुण्य का काम है। दूसरे के घर में, घर आंगन में दिए जलाने वाला काम है, जिसको भी हम इस सिस्टम को बताते हैं। बस हमको ईमानदारी से बताना है, कोई गलत बात नहीं बतानी है किसी से, और गलत बात बताने की जरूरत ही नहीं है, कोई छल और उसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें इतनी पोटेंसी है, इसके बिजनेस में, इसमें इतनी खासियत है, खुसूसियत है, इतनी अच्छाइयों से भरा है। और जो हमारे लीडर्स इसमें 2 साल 2.5 साल से काम कर रहे हैं, टिके हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उनके जीवन की दिशा दशा कैसे इस सिस्टम ने बदल दी है, इस बिजनेस ने बदल दी है, वो हमारी आंखों के सामने है। तो इस सिस्टम ने, परलवाइन बिजनेस ने अपने को पूरी तरह से साबित कर रखा है। हम देख रहे हैं पूरी तरह से ये टेस्टेड है, हमारी टेस्टिंग पर खरा उतरा है, पूरी तरह से ये प्रूवन है, साबित किया है। और हम इसको में आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं से भी कोई शिकायत का मौका इसने किसी को नहीं दिया है, कहीं से कोई शिकायत नहीं हुई। तो पूरी तरह से ये लीगल है, पूरी तरह से ये लीगल है, और हम लोग बिल्कुल दिल खोल के इसमें काम कर सकते हैं। और अभी ये जो नए कुछ रूल्स आए हैं, जिसमें पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन वगैरह की बात कही गई है, तो हमारे सिस्टम पे ये लागू भी नहीं होता है, और कहीं से भी उससे अफेक्टेड नहीं है हमारा सिस्टम। और चूंकि समय नहीं है, सही समय बहुत कम रह गया है, और 12 से ऊपर हो गए हैं, तो अब ज्यादा समय लेना भी उचित नहीं होगा। नहीं तो उसके बारे में मैं जरूर थोड़ा सा प्रकाश डालता और रखना चाहता था कि जो नए रूल्स आए हैं, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 आया है। अब उसको फिर किसी दिन और चर्चा की जाएगी। तो